हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग समझेंगे स्टील मेटलर्जी को कि स्टील मेटलर्जी क्या है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ स्टील, मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील्स, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स, टाइप ऑफ स्टील्स, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील मेटलर्जी। इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मेटलर्जी क्या है। तो मेटलर्जी एक साइंस है। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक साइंस है जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन और प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि उन्हें यूजफुल ऑब्जेक्ट्स में बदला जा सके। अगर सिंपल वर्ड में हम समझते हैं तो मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल को ओर से निकालना और उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करके यूज़ करने लायक बनाना। तो ये ओर है, ये ओर से मेटल को निकालते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। और इस मेटल को यूज़फुल बनाना ये हमारा मेटलर्जी कहलाता है। तो मेटलर्जी ये प्रोसेस को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला स्टेप्स जो है वो देखेंगे, जो ओर को निकालना। हम लोग क्या कर रहे हैं मेटलर्जी में? ओर से मेटल निकाल रहे हैं, मेटल को उस लायक बना रहे हैं जिससे हम लोग उसको उपयोग में कर सकें। तो सबसे पहले ओर को निकालेंगे, तो ओर का एक्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग। ओर का एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं अपनी नेचुरल फॉर्म में ओर, जैसे कि मिट्टी हो गया या चट्टान के रूप में होते हैं। मेटलर्जी का पहला स्टेप है ओर से मेटल को अलग करना। ओर से मेटल को अलग करना पहला स्टेप्स है। जैसे कि आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर जो होता है वो किससे बनता है? हेमेटाइट से। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लिए। साथ में अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे एक्सट्रैक्शन, ये जो ओर ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये ओर निकालने का 2-3 तरीका हो सकता है। जैसे कि हम लोग ये माइनिंग से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? माइनिंग से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसको क्रशिंग के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के हिसाब से। माइनिंग में क्या करते हैं, ज़मीन से निकालना पड़ता है ओर को। क्रशिंग में क्या करते हैं, ओर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और एक होता है कंसंट्रेशन, जिसमें ओर से इम्प्योरिटी को हटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को हटाते हैं, इम्प्योरिटीज़ को इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि कोल माइंस में क्या होता है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो स्टील बनाने के काम आता है। उसी तरह बॉक्साइड माइंस में क्या होता है, एल्युमिनियम निकालते हैं जो एरोप्लेन्स और कार बॉडीज़ को यूज़ में लाया जाता है। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप्स देख लिया, ओर का एक्सट्रैक्शन। अब हम लोग और एक्सट्रैक्शन देख लिए हैं, तो सेकेंड स्टेप्स क्या देखेंगे? ओर तो निकाल लिए, ओर से हम लोग क्या निकाल लिए? मेटल निकाल लिए। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तब तो उसको यूज़फुल बनाएंगे। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे, मेटल को सेपरेट करेंगे हम लोग ओर से। तो ओर से मेटल को अलग करने के लिए केमिकल एंड फिजिकल मेथड का यूज़ होता है। जैसे कॉमन मेथड एक वो है पायरोमेट्रोलॉजी, एक है हाइड्रोमेट्रोलॉजी। क्या क्या मेथड्स हैं? पायरोमेटलर्जी, और दूसरा एक है हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, तो पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और कॉपर हो गया। अगर हाइड्रोमेटलर्जी की बात करें तो वाटर बेस्ड केमिकल प्रोसेस से हम लोग इसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को जो हो गया, हम लोग वाटर बेस्ड केमिकल प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्ट, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया। तो एक और होता है हमारे पास, वो होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। जैसे कि लिए हम लोग इसका देख सकते हैं एल्यूमिनियम को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ये करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देखेंगे तो जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे एल्युमिनियम बनाया जाता है, जिससे जो एरोप्लेन्स और इलेक्ट्रिकल वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किधर से आता है?
वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के उपयोग से हम लोग जो मेटल को अलग करते हैं उसके हिसाब से मेटल को निकालते हैं, वो है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग पहला देख लिए, ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। थर्ड स्टेप जो है हमारा, थर्ड स्टेप्स क्या है, वो रहेगा रिफाइनिंग। थर्ड स्टेप जो रहेगा रिफाइनिंग, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसका शुद्धिकरण करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे उस मेटल का। तो एक्सट्रैक्टेड मेटल में इम्प्योरिटी होती है जिससे रिफाइंड प्रोसेस से हटाया जा सकता है। कॉमन रिफाइनिंग जो मेथड है वो हम लोग देखेंगे, कुछ मेथड्स जो कॉमन है रिफाइनिंग करने के लिए। सबसे पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जैसे जिंक और मरकरी जैसे मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोइड रिफाइंड, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड को रिफाइन करने के लिए करते हैं। और एक और आता है जोन रिफाइनिंग, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कॉपर का शुद्धिकरण होता है जो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो करते हैं इससे क्या करता है, हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक और स्टेप हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देख लिया ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 अगर हम लोग देखेंगे तो एलॉय एंड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। एलॉइंग एंड हीट ट्रीटमेंट, इसमें मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसका जो मकसद है, मेन मकसद है एलॉइंग एंड हीट ट्रीटमेंट का, वो मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्योर मेटल अक्सर वीक होता है, इसलिए उसमें दूसरे मेटल मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव की जाती है। एलॉइंग मिक्सिंग मेटल्स को इंप्रूव करता है और स्ट्रेंथ देता है। जब दो या ज़्यादा मेटल को मिक्स किया जाता है तो एलॉय बनता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, किचन का स्टेनलेस स्टील जो यूटेंसिल्स में हम लोग क्रोमियम और निकेल मिक्स होता है जो उन्हें रस्ट प्रूफ बनाता है। हम लोग देखते हैं जो किचन में यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा जल्दी रस्ट नहीं लगता है, तो उसमें क्या है, वो निकेल में और क्रोमियम से मिक्स होता है। हम लोग उस मेटल्स में क्रोमियम और निकेल मिक्स करके बनाते हैं, तब जाके वो रस्ट प्रूफ बनता है। उसी तरह एयरप्लेन बॉडीज़ जैसे प्लस जो एल्युमिनियम है प्लस उसमें कॉपर लगा देंगे तो जो यूज होता है जो हल्का और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब लास्ट हमारा जो है, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बाय एडिंग 2 and more अदर मेटल्स। अब लास्ट हम लोग देखेंगे मेटल को शेप देना, मेटल को फॉर्म करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। जो 5 नंबर रहेगा हमारा वो रहेगा मेटल को शेप देना। शेप देना डायरेक्ट लिख देते हैं, ओके। मेटल को शेप देना, इसमें रिफाइंड मेटल को जो हम लोग रिफाइंड कर दिए उस मेटल को यूज़फुल बनाने के लिए, शेप बदलने के लिए फोरिंग, रोलिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग जैसे टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें करते हैं फॉर्गिंग, एक दूसरा कर सकते हैं इसमें रोलिंग करेंगे। पूरा रिफाइंड हो गया, अब उसमें रोलिंग करेंगे उसको कास्ट देने के लिए, फिर उसको कास्टिंग करेंगे, फिर उसकी वेल्डिंग कर सकते हैं हम लोग, वेल्डिंग, ठीक है। जैसे कि कार इंजन पार्ट्स जो कास्टिंग प्रोसेस से बनता है हमारा, ब्रिज और बिल्डिंग्स के जो स्टील बीम्स होते हैं वो स्टील रोलिंग से बनता है। जो हम लोग बीम और बिल्डिंग्स में जो स्टील यूज़ करते हैं, जो स्टील ये किससे बनता है, ये रोलिंग से बनता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मेटलर्जी क्या है, वो ओर से निकाल कर मेटल में बदलने का, और मेटल को यूज़फुल बनाने को हम लोग मेटलर्जी करते हैं। उसमें ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं पहला, फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसका रिफाइनिंग करते हैं, फिर एलॉय और हीट ट्रीटमेंट से उसको स्ट्रॉन्ग कर बनाते हैं, फिर उसको शेप में बदलते हैं। तो मेटलर्जी कितना इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर कोई पूछेगा मेटलर्जी इम्पॉर्टेंट क्यों है तो हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए इधर से हम लोग देखेंगे मेटलर्जी इंपॉर्टेंट क्यों। ये सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बोल सकते हैं, ड्यूरेबल पहला पॉइंट्स हो गया। दूसरा हम जानेंगे कि ये क्या करता है, कोरोजन रेसिस्टेंस बनाता है, कोरोजन रेसिस्टेंट
मेटल बनाने में मदद करता है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिजेस जो बना रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग यूज स्टील करते हैं वो रोल्ड के हिसाब से, रोलिंग करने के बाद जो आता है वो स्टील हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मेडिकल्स में जो ट्रांसपोर्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं सब। अब इसका जो एग्जाम्पल अगर आप लोग देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या रहेगा, रेलवे ट्रैक्स जो है, रेलवे ट्रैक्स, हमारे जो बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स या ब्रिजेस। स्मार्टफोन से लैपटॉप के जो प्रोसेसर में भी जो रिफाइंड मेटल का यूज होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें मेटल और ओर से मेटल एक्सट्रैक्शन, रिफाइंड और प्रोसेस करके उसको यूजफुल ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। पहले क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल ओर से मेटल निकालते हैं, रिफाइंड में मेटल को इम्प्योरिटी से क्लीन करते हैं, एलोइंग करते हैं, दूसरे एलिमेंट मिक्स करके मेटल को स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेसिस्टेंस बनाते हैं, फिर मेटल फॉर्मिंग करते हैं, मेटल को यूजफुल शेप में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ स्टील्स। तो हम लोग को देखेंगे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ स्टील्स जो है, कंपोजिशन ऑफ स्टील्स। तो हम लोग ने ये जान लिया कि जो स्टील है क्या है, जो स्टील है वो क्या है, वो आयरन जो कि Fe है प्लस कार्बन C, जिसकी परसेंटेज हम लोग 0.02% से 2% तक मानते हैं, प्लस में एलोइंग एलिमेंट्स है, एलोइंग एलिमेंट्स जिसमें ये स्ट्रॉन्ग बनता है, यूज़फुल होने के लायक हमारा बनता है। ये हमारा स्टील है। हम लोगों ने इसे पहले लेक्चर में पढ़ लिया, अच्छे से समझाया था कि हमें अगर आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं तो वो जो आयरन प्लस कार्बन हमारा हो गया, वो स्टील रोटी तो बन गया, लेकिन उसकी महत्वपूर्णता को बढ़ाने के लिए ऑयल, घी और नमक जैसी हमें जो ऊपर से ऐड करते हैं, उसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, उसी प्रकार एलोइंग एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जिसमें स्टील को इम्प्रूव करने के लिए, स्टील की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग एलोइंग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे में हम लोग कुछ एलोइंग एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे, जो एलोइंग एलिमेंट्स हैं, तो कुछ एलोइंग एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि हम लोग कार्बन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन हमारे पास वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगर मेटल आयरन में कार्बन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है। कार्बन क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि हमारे पास क्या है, नाइफ्स जो होते हैं, सॉ ब्लेड्स जो होते हैं, सॉ ब्लेड्स, फिर ड्रिल बिट्स जो होते हैं, ये सब जो है ये कार्बन के प्रॉपर्टी से हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो दूसरा देखते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या होता है, ये क्या करता है, इम्प्रूव टफनेस एंड वियर रेसिस्टेंस। ये टफनेस और वियर रेसिस्टेंस को प्रॉपर्टी है इसका। ये जो मैग्नीज है ये किस प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है, टफनेस एंड वियर रेसिस्टेंस। इसका हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इस टाइप्स के जो स्टील्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स एंड गियर्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमियम। तो क्रोमियम क्या है, ये कोरोजन रेसिस्टेंस एंड बनाता है। ये क्या करता है, कोरोजन रेसिस्टेंस बनाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, हम लोग जो किचन में यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, मेडिकल टूल्स जो हम लोग देखते होंगे, मेडिकल टूल्स, तो ये क्या करता है, कोरोजन रेसिस्टेंस बनाता है। इसका मेन प्रॉपर्टी है क्रोमियम का, ये कोरोजन रेसिस्टेंस बनाता है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट निकेल की प्रॉपर्टीज़ की। तो ये क्या करता है, ये टफनेस एंड इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस भी ये भी बनाता है। टफनेस एंड रस्ट रेसिस्टेंस बढ़ाता है। ये मरीन स्ट्रक्चर जैसे हो गए और केमिकल प्लांट्स जो हो गए, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये मरीन स्ट्रक्चर्स या केमिकल प्लांट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट देखेंगे मोलिब्डेनम। इसका जो क्या प्रॉपर्टी है, ये हार्डनेस और हीट रेसिस्टेंस को बढ़ावा देता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हार्डनेस और हीट रेसिस्टेंस है।
इसको ये बढ़ा देता है। इसका यूज़ हम लोग जो जनरली करते हैं वो करते हैं टर्बाइंस, बॉयलर्स एंड एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स में। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो जो किचन यूटेंसिल्स में हम लोग क्रोमियम होता है जिससे वो रस्ट प्रूफ होता है। रेलवे ट्रैक्स में जो हम लोग मैग्नीज यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स में, ये भारी लोड को झेल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील्स। तो मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील्स क्या होते हैं? स्टील के अंदर अलग अलग ग्रेन्स मैक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करती है। तो सबसे पहला है फेराइट। तो फेराइट क्या है? ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल है, इसकी कार्बन कंटेंट इन्हेंसिंग मेलेबिलिटी करता है। ये एग्जाम्पल हो सकता है फेराइट से ये वायर हो सकता है, स्टील शीट्स हो सकते हैं। दूसरा देखेंगे सिमेनोटाइट। तो ये केमिकल फार्मूला जो ये हार्डनेस को बढ़ाता देता है। सीमेंटेस हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है। ये कटिंग टूल्स और ड्रिलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पियरलाइट। ये स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? स्प्रिंग्स में, रेलवे व्हील। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टेनाइट। हाई टेम्परेचर फेज है जो नॉन मैग्नेटिक सॉफ्ट होता है। ये टेम्परेचर अलाउ करता है ईजियर शेपिंग के लिए। इसको हम लोग शेप बढ़ाने के लिए जल्दी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का शेप बना सकते हैं। एक है मार्टेनसाइट। ये बहुत ब्रिटल होता है, वेरी हार्ड बट ब्रिटल। ये हार्डनेस इसमें ज़्यादा होता है, हार्डनेस, लेकिन ये ब्रिटल भी होता है। क्या होता है? ब्रिटल भी होता है। जिससे हम लोग रेज़र खरीदते हैं, रेज़र ब्लेड, आर्मर प्लेट्स, ये सब में हम लोग ये यूज़ करते हैं। एक और होता है, अगर हम लोग लेके चले तो 6 नंबर जो है हमारा, हम लोग 6 नंबर लेके चलते हैं। तो एक और होता है बाइनाइट। क्या होता है? बाइनाइट। तो बाइनाइट इसका क्या प्रॉपर्टी है? ये टफर देन पियरलाइट। पियरलाइट है, इससे थोड़ा हार्ड होता है। ये पियरलाइट से थोड़ा हार्ड होता है। ये हाई स्ट्रेंथ पार्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। किसके लिए यूज़ करते हैं? हाई स्ट्रेंथ कार पार्ट्स का जो होता है उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होता है, जो बुलेट प्रूफ हम लोग मार्टेनसाइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मार्टेनसाइट स्टील से जो हम लोग यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसी से हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं। स्प्रिंग्स हो गया, ये रेलवे ब्रिज हो गया, इसके लिए हम लोग पियरलाइट स्टील यूज़ होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट एक थर्मल प्रोसेस है जिसमें स्टील को कंट्रोल, हीटिंग और कूलिंग से डिज़ायर प्रॉपर्टी दी जाती है। हीट ट्रीटमेंट से स्टील में क्या चेंजेस आती है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट जो है वो क्या करता है, ये हार्डनेस बढ़ा सकती है। क्या कर सकता है? ये हार्डनेस को बढ़ा सकता है। हार्डनेस को बढ़ा सकता है, जैसे टूल स्टील के लिए यूज़फुल होगा। ये क्या कर सकता है? ये टफनेस को बढ़ा सकता है। ये टफनेस को बढ़ा सकता है। ये डक्टिलिटी इम्प्रूव कर सकता है। क्या कर सकता है? डक्टिलिटी इम्प्रूव कर सकता है। और इसमें जो स्ट्रेस और ब्रिटलनेस रिड्यूस कर सकता है। ये जो स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रेसेस एंड ब्रिटलनेस रिड्यूस हो सकता है। तो जो हीट ट्रीटमेंट है इसमें हमारा क्या है, मेन टाइप्स होते हैं। एक हो गया एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। शायद ये लाइट की वजह से थोड़ा वो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट हम समझ सकते हैं। ये क्या करता है? स्टील को सॉफ्ट और डक्टाइल बनाता है। क्या करता है? स्टील को सॉफ्ट और डक्टाइल बनाता है। सॉफ्ट और डक्टाइल बना, साथ में स्टील को, इसका जो प्रोसेस है ये क्या करता है? सबसे पहला काम करता है ये पहला करता है, क्या करता है? स्टील को हाई टेम्परेचर तक हीट करता है। इसमें पूरा हाई टेम्परेचर तक हीट करता है। हाई टेम्परेचर तक हीट करता है। दूसरा इसमें क्या करता है ये, उसके बाद स्लो कूलिंग करता है। ये हाई टेम्परेचर में हीट करता है और स्लो कूलिंग करता है। स्लो कूलिंग करता है।
इसके बाद जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये स्टील को सॉफ्ट और डक्टाइल बना देता है। इसमें से इंटरनल स्ट्रेसेस ये रिमूव हो जाते हैं। ये मशीनिंग और वेल्डिंग के लिए सूटेबल बनता है। वायर मैन्युफैक्चरिंग में एनेलिंग किया जाता है ताकि कॉपर और स्टील वायर फ्लेक्सिबल बने। हम लोग जो वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है उसमें एनेलिंग का प्रोसेस ही किया जाता है। वो पहले बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, फिर बहुत धीरे धीरे स्लो कूलिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजिंग। तो ये स्ट्रेंथ और टफनेस को बैलेंस करता है। ये स्ट्रेंथ एंड टफनेस ये क्या करता है, दोनों को बैलेंस करता है। स्टील को सबसे पहले ये क्या करता है, ये स्टील को हाई टेम्परेचर में पहले हीट करता है, हाई टेम्परेचर में हीट करता है। दूसरा क्या करता है, एयर में कूल करने के लिए देता है, इसको एयर में कूलिंग करता है। इसकी जो कूलिंग होती है वो एयर में कूलिंग करने के लिए जाता है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड होता है जो स्टील का स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस इंप्रूव होती है। मशीन और वेल्डिंग के लिए सूटेबल होता है। जैसे रेलवे ट्रैक्स हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विंचिंग। तो क्विंचिंग स्टील को हार्ड बनाना है, बट ये ब्रिटल भी हो सकता है। क्विंचिंग क्या करता है, ये हार्ड बनाता है लेकिन ये ब्रिटल भी हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले स्टील को हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर में फिर रैपिड कूलिंग करते हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, एनेलिंग में स्लो कूलिंग कर रहे थे, लेकिन क्विंचिंग में हम लोग क्या करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे। या वाटर किसकी हेल्प से करेंगे, वाटर, ऑयल या एयर का हेल्प से। इसका जो यूज़ होता है, स्टील को एक्सट्रीम हार्ड और वियर रेसिस्टेंट बनाता है। ये कटिंग टूल्स जैसे ये ड्रिलिंग मशीन पार्ट्स के में यूज़ होता है। ये ब्रिटल भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग टेम्परिंग की ज़रूरत पड़ता है। क्विंचिंग में क्या है कि ये तो हार्ड तो बना देता है, बट इसमें ये ब्रिटल भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसको टेम्परिंग का भी यूज़ करते हैं। जो सर्जिकल ब्लेड्स और नाइफ्स होते हैं वो क्विंचिंग करने के बाद बनाया जाता है। बॉल बियरिंग जो हो गया वो इंजन के पार्ट्स में जो होता है क्विंचिंग का यूज होता है। लेकिन हम लोग को टेम्परिंग करना पड़ेगा क्विंचिंग के बाद, वो ब्रिटलनेस रिड्यूस करने के लिए। तो टेम्पिंग क्यों करते हैं, ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। क्विंचिंग स्टील को लो टेम्परेचर पे दोबारा हीट करते हैं। ये जो स्टील हमारा क्विंचिड स्टील था, इसका जो हमसे ये जो मिला था हमको, इसको फिर से दोबारा से हीट करते हैं हम लोग लो टेम्परेचर पे। फिर कंट्रोल्ड कूलिंग स्टील में टफनेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर इधर टेम्परिंग की बात करें, टेम्परिंग में तो इसमें जो क्विंचिंग से जो ब्रिटलनेस आती है उसको रिड्यूस कर देता है और स्टील को वियर रेसिस्टेंस और टफ बनाता है। जैसे ऑटोमोबाइल के स्प्रिंग और सॉफ्ट टेम्परिंग के बाद यूज होता है ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। जैसे हैमर बनते हैं, रेंचेस बनते हैं, वो टेम्परिंग के की जाती है उसके बाद ही बनती है ताकि वो ब्रेक ना हो सके। लास्ट हम लोग देखेंगे केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग क्या है, ये सरफेस को हार्ड बनाता है लेकिन कोर को टफ रखता है। तो सिर्फ स्टील के पर्पस को के सरफेस को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है। सिर्फ सरफेस हार्ड होता है, अंदर का मेटल टफ रहता है। तो इसमें क्या होता है, केस हार्डनिंग में सरफेस बस जो है वो हार्ड रहेगा, अंदर का जो रहेगा वो टफ रहेगा। वियर रेसिस्टेंस इंप्रूव होती है, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस और फटिग रेसिस्टेंस बढ़ती है। गियर और शाफ्ट को केस हार्डनिंग बनाई जाती है जो वियर रेसिस्टेंस बनाने के लिए। गियर गन बैरल जो हो गया, इंजन कैम्स जो हो गया, उसमें केस हार्डनिंग किया जाता है। तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, सही स्टील प्रॉपर्टी अचीव करना, सॉफ्ट, हार्ड या टफ बनाने के लिए, टूल्स और मशीन के लाइफ को बढ़ाने के लिए, वियर रेसिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग के लिए एसेंशियल है। एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, एनालिंग ये स्टील को सॉफ्ट और डक्टाइल बनाता है। नॉर्मलाइजिंग या स्ट्रेंथ और टफनेस के बैलेंस करता है। क्विंचिंग क्या करता है, स्टील को हार्ड बनाता है बट ब्रिटल भी होता है। फिर हम लोग टेम्परिंग से क्या करते हैं, वो रिच्ड स्टील था उसको ब्रिटलनेस रिड्यूस करते हैं। अब केस हार्डनिंग से क्या करते हैं, सरफेस को हार्ड रखते हैं बट कोर को टफ रखते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसकी वजह से हम आगे टाइप्स ऑफ स्टील्स को एक अलग वीडियो में बना के बताएंगे। अगर कुछ डाउट हो रहा है आपको स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें पूछने के लिए। थैंक यू।